उस्मान बुज़दार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात से गुरेज करना चाहिए और ये तमाम जो वाक़यात हैं ये काबिल मज़म्मत हैं। मेरे समेत मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी शहरी नहीं होगा जो इन वाक़यात की मज़म्मत न करे। इसके अलावा हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। यही मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश है और मेरी नेक तमन्नाएँ भी तमाम लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी खैरियत से रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान जो मुख्तलिफ शहरों में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे और जो अभी तक अरेस्ट है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी आला हुकाम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीज़ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। सरदार साहब 9 मई के वाक़यात के बाद जो है लोग पीटीआई छोड़ के जा रही है, क्या हो रहा है? देखिए जी, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमइन है कि मैंने नेक नीति के साथ अपने सूबा के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दी है। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर और उनके साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने 9 मई के वाक़े की मज़म्मत की और सियासत से अलहदगी का ऐलान किया। सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचे। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ दी है। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया। उन्होंने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है और दस्तबरदार हो गए हैं सियासत से। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ दी है और पीटीआई से मुताल्लिक़ उनसे यकीनन सवालात होंगे कि पीटीआई छोड़ने का ऐलान आप कर रहे हैं या नहीं वाज़ेह तौर पर। तो अब ये जैसे ही राब्ता बहाल होता है हमारा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और सियासत छोड़ दी है। और 9 मई को जो वाक़या हुआ उसकी उन्होंने मज़म्मत भी की। साथ ही साथ ये भी कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें और आगे बढ़ें। उन्होंने ये कहा कि फ़ौज के साथ खड़े हैं और आइंदा भी फ़ौज के साथ खड़े। और अली ज़ैदी से जब सवाल हुआ, उन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया, तो उनसे जब सवाल हुआ कि पीटीआई, तो उन्होंने कहा पीटीआई फिर क्या, पीटीआई में शमूलियत की कोई अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि जब सियासत ही छोड़ देंगे तो फिर किसी जमात का ओहदा रखना और किसी जमात में एक्टिव मेंबर के तौर पर काम करना ये तो इम्पॉसिबल ही बात है। तो इन्होंने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है उस्मान बुज़दार ने। और उन्होंने ये जो तमाम हालात वाक़यात हैं, उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का सोचें। ज़ोहेब, हम ये देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं, सियासत भी छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अमली सियासत में तो सरगर्म रहेंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। बिल्कुल, 2-3 तरह की इसमें तफरीक सामने आ रही है। कुछ सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, पार्टी में मौजूद हैं, कुछ पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सियासत को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जैसे देखा, परवेज़ खटक ने भी कल कहा कि वो पार्टी ओहदे तमाम छोड़ रहे हैं और सियासत से मुताल्लिक़, पीटीआई से मुताल्लिक़ वो फिर मुशावरत करेंगे अपने दोस्तों से।
तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अदालत ने एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से परवेज इलाही के 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, कहिएगा आपके पास डिटेल्स क्या है? जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, उनको आज जिला कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसमें जो परवेज इलाही के वकील थे उनको यही कहना था कि ये परवेज इलाही पर झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये इंतकामी कार्रवाई की बिना पर इन पर जो है मुकदमा दर्ज हैं, जबकि जो एंटी करप्शन के हुकाम थे उनका ये कहना था कि जो चौधरी परवेज इलाही है इन्होंने जो है बेज़ाब्तियाँ की हैं। जो भी इनके दौरे हुकूमत में ठेके दिए गए, इन्होंने जो एजेंट्स थे उनको जो है वो ज्यादा अमाउंट में अदायगियाँ की है, जिस पर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी फैसला महफूज कर रखा है। जबकि जो एंटी करप्शन और पुलिस हुकाम है वो चौधरी परवेज इलाही को लेकर एंटी करप्शन जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ले गए हैं। अब जो है फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो जो मजिस्ट्रेट है वो फैसला सुनाएंगे। ठीक है, उस्मान भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई है एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही के लिए और अदालत ने इस सिलसिले में फैसला महफूज कर लिया है। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ में हैं और तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। उन्होंने PTI के कारकुनों को पैगाम दिया कि वो तगड़े रहें, वो हक पर हैं। मजीद कहा कि घबराना नहीं है। परवेज इलाही का ये भी कहना था कि वो बेगुनाह हैं और शुरू से पाक फौज के हामी हैं। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी फसाद की जड़ है, ये जुल्म मोहसिन नकवी ही करवा रहा है, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की, फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% का कमीशन और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवा के अरबों रुपए बेरहम तरीके से कमाए। मजीद कहा कि जहाज़ के जरिए मुनिस इलाही ने डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए, इसलिए उनका केस महज तहरीक इंसाफ से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये बात प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू के दौरान कही। ये इस मरतबा जो मोहम्मद खान भट्टी उन्होंने जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM लगाया, इस मरतबा उन्होंने फरागोगी वाला काम जो है वो बड़ा धड़ल्ले से किया। अच्छा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के पैसे, ये CNW के ठेके वगैरह। अच्छा, यानी 10% जो है वो पहले ही 1 अरब का ठेका है तो जनाब 10 करोड़ रुपया रख दो। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने जो वो है ना ये जो ब्राउन एरिया और ग्रीन एरिया, जी जी, उसमें इन्होंने बहुत पैसा लिया। अच्छा जी। तो इस मरतबा तो इन्होंने अरबों रुपया जो है वो बड़ा बेरहम तरीके से कमाया भी है। अच्छा जी। और उसके बाद फिर जहाज में रख के ले गए उसको बाहर। इनका केस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं है। आज लाहौर की अदालत में पेश की गई खवातीन कारकुनों ने कहा है कि उनके साथ जेलों में कोई ज्यादती नहीं हुई। सनम जावेद का कहना था कि जेलों में कोई ज्यादती नहीं हुई, मगर खवातीन को जेल में रखना ही ज्यादती है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। आलिया हमजा ने कहा कि आधी रात को औरतों को घरों से घसीट कर लाने से ज्यादा तजलील क्या होगी। जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख को सदर तहरीक इंसाफ सिंध मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PTI सिंध के सदारत का ओहदा अली जैदी के पार्टी छोड़ने की वजह से खाली हुआ था। यहाँ पर आपको बताएं कि वजारत तिजारत ने अशिया के बदले अशिया की तिजारत का तरीक़ाकार अपना दिया है और इसके लिए पूरा एक तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक रियासती, मलकियती और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। निजी इदारों का FBR के साथ टैक्स दहिंदे के तौर पर रजिस्टर होना ज़रूरी होगा।
पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बुनियादी शर्त होगी। इसके बाद पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान और ईरान के साथ माल के बदले माल के तहत तिजारत की जा सकेगी। वजारत तिजारत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अशिया की तिजारत के लिए FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अशिया की तिजारत के लिए मुतल्लिका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड के लिए अशिया की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल्स एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। इसके अलावा गोश्त, मछली की मसनूआत, फल, सब्जियां, चावल, बेकरी की अशिया, नमक, ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी बरामद हो सकेंगे। इसी तरह केमिकल, प्लास्टिक, रबर, चमड़ा, लकड़ी की मसनूआत भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। पेपर, फुटवेयर, लोहा, स्टील, तांबा, एल्युमिनियम, कटलरी भी फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक फैन, होम अप्लायंसेज, मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर सकेगा। सर्जिकल आलात और खेलों का सामान भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की जाएंगी। रूस से खाद और टेक्सटाइल मशीनरी भी दरामद की जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले, खुश्क मेवाजात की दरामद की जा सकेगी। हमसाया मुल्कों से ऑयल, सीड्स, मिनरल्स, कॉटन भी दरामद की जा सकेगी। मुमताज़ ताजिर रहनुमा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO ज़ुबैर मोतीवाला का कहना है कि बार्टर ट्रेड से पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा, जिससे पाकिस्तान की ज़र मुबादला की तलब का दबाव भी कम होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो बार्टर ट्रेड है, ये अगर बिल्कुल सही तरीके से चल गया तो इट विल बी वेरी वेरी बिग बेनिफिट टू बोथ द कंट्रीज, पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी। लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने केवियट लगाएंगे जी, वो रजिस्टर वो बिल्कुल ठीक उन्होंने लगाए, लेकिन कमोडिटी टू कमोडिटी है। अब उसकी सर्टेनेशन जो होगी, कि प्राइस की सर्टेनेशन होगी, आप कितने का माल भेज रहे हो, कितने का ला रहे हैं, वो भी जो है उसका सिस्टम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि ये पार्टी B2B कर दिया। पहले ये जो ना ये चेम्बर्स के साथ वो कर रहे थे, एस्क्रो अकाउंट की बात कर रहे थे। अब इट इज नाउ क्लियर कि भाई अगर मैंने कोल मंगाना है और सामने मैंने अगर फ्रूट एक्सपोर्ट कर दिया या व्हाटएवर जो मेरे पास जो मैं अफगानिस्तान की इंपोर्ट की चीजें वो एक्सपोर्ट कर दी, तो मेरा हिसाब किताब वो B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन हो जाएगा। आई थिंक इट विल पेव वे फॉर मोर एंड मोर एक्सपोर्ट। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इस वक्त जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो डॉलर की स्कैर्सिटी है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसमें खासी मदद यूं मिलेगी कि वरना उन कमोडिटीज को जो हम एक्सपोर्ट के अगेंस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हमको उसके लिए डॉलर निकालने पड़ते। तो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि बेनिफिट हो जाएगा पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी और ईरान को भी। डिफेंस कराची से समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जिब्रान नासिर की अहलिया की मुद्दत में अगवा की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। इससे पहले उनकी अहलिया मंशा पाशा ने कहा था कि कल रात सफ़ेद डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने रास्ता रोका और उनके शौहर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए हैं। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ, उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सिराजुल हक की दरख्वास्त 7 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिराजुल हक ने 2016 में पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त की थी।
जामिया कराची के तलबा ने तालिब इल्म को उठाए जाने पर एहतजाज किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी में मुदाखलत हुई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने में ज्वाइन किया। राना, बताइएगा ये मामला था क्या और अब क्या सूरत हाल है? जामिया कराची कैंटीन पर तालिब इल्म कुछ बैठे हुए थे कि अचानक 8 से 10 अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों में आए और अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताल्लुक बताकर एक तालिब इल्म को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, जिस पर जो तलबा थे उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रब्ता किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के हदूद में मौजूद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे रब्ता किया तो मालूम हुआ कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद जो यूनिवर्सिटी के तलबा थे उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अब वाकई की CCTV फुटेजेस निकाली जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि यूनिवर्सिटी के हदूद के अंदर से किस तालिब इल्म को किन इदारों ने उठाया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद पुलिस की रिक्वेस्ट पर तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी रोड से एहतजाज खत्म कर दिया है और अब जामिया कराची के अंदर एडमिन ब्लॉक पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें तमाम तलबा तंजीमें और जामिया कराची के मुख्तलिफ शोबाजात के जो तलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। जो जिस तालिब इल्म को उठाया गया है उसका ताल्लुक इस्लामी जिम्मे तलबा से बताया जा रहा है और इस्लामी तलबा का कहना है कि वो हमारे कारकुन थे, लेकिन जामिया कराची के हदूद के अंदर से किसी तालिब इल्म को सादा लिबास में उठाए जाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक तालिब इल्म को बाजियाब नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद तफसीलात के लिए। डिफेंस कराची से समाजी कारकुन और वकील जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा जिब्रान नासिर की अहलिया की मुद्दत में अगवा की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। इससे पहले उनकी अहलिया मंशा पाशा ने कहा था कि कल रात सफ़ेद डबल कैबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने रास्ता रोका और उनके शौहर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। मेरा नाम मंशा पाशा है। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले मैं और मेरे शौहर जिब्रान नासिर, जो एक मशहूर वकील हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उनको कुछ लोग उठा के लेके गए। हम डिनर से वापस आ रहे थे घर की तरफ ही, तो गाड़ी ने एक बड़ी गाड़ी थी वाइट वीगो, उसने हमारी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके ऑलमोस्ट क्रैश करके तकरीबन 15 लोग थे पिस्टल्स के साथ, उन्होंने ज़बरदस्ती वो मेरे शौहर को लेके चले गए। और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाएं और दुआ भी करें कि मेरे शौहर जल्द घर वापस आ जाए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए सिराजुल हक की दरख्वास्त 7 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच 9 जून को समाअत करेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सिराजुल हक ने 2016 में पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त की थी। जामिया कराची के तलबा ने तालिब इल्म को उठाए जाने पर एहतजाज किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी में मुदाखलत हुई है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने में ज्वाइन किया। राना, बताइएगा ये मामला था क्या और अब क्या सूरत हाल है? जामिया कराची कैंटीन पर तालिब इल्म कुछ बैठे हुए थे कि अचानक 8 से 10 अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों में आए और अपने आप को कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताल्लुक बताकर एक तालिब इल्म को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, जिस पर जो तलबा थे उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से रब्ता किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के हदूद में मौजूद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे रब्ता किया तो मालूम हुआ कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद जो यूनिवर्सिटी के तलबा थे उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अब वाकई की CCTV फुटेजेस निकाली जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि यूनिवर्सिटी के हदूद के अंदर से किस तालिब इल्म को किन इदारों ने उठाया। लेकिन जब यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद पुलिस की रिक्वेस्ट पर तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी रोड से एहतजाज खत्म कर दिया है और अब जामिया कराची के अंदर एडमिन ब्लॉक पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें तमाम तलबा तंजीमें और जामिया कराची के मुख्तलिफ शोबाजात के जो तलबा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। जो जिस तालिब इल्म को उठाया गया है उसका ताल्लुक इस्लामी जिम्मे तलबा से बताया जा रहा है और इस्लामी तलबा का कहना है कि वो हमारे कारकुन थे, लेकिन जामिया कराची के हदूद के अंदर से किसी तालिब इल्म को सादा लिबास में उठाए जाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक तालिब इल्म को बाजियाब नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया राना जावेद तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद के रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाकर आबी हयात मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने में ज्वाइन किया। अयाज, क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं इसकी? देखिए, रावल डैम में जहरीला केमिकल और जहर मिलाकर हजारों आबी हयात मार दी गई हैं, जिसमें मछलियां और जो दीगर आबी हयात हैं, परिंदे हैं,
वो भी इसमें मर गई हैं। इस हवाले से 2 मुश्तबा अफराद को जो है वहाँ से अरेस्ट किया गया है और जो मछलियाँ इस केमिकल से मरी हैं उसके हवाले से इंकिशाफ ये हुआ कि ये मार्केट में फरोख्त की जानी थी। इससे साथ साथ जो दीगर आम दूसरे परिंदे हैं जो पानी पीते हैं वो भी जब पानी उन्होंने पिया है तो भी तड़प तड़प कर मर गए हैं। इससे पहले भी रावल डैम में करंट और ग्रेनेड जैसे जो है वाकयात से हजारों मछलियां पहले भी मारने के वाकयात हो चुके हैं। इस हवाले से थाना सेक्रेटेरिएट ने इन मुलजमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज भी कर लिया है और मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जी ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। तमाम ओपीडीज, पर्ची काउंटर्स भी बंद हैं। ओपीडीज में अंधेरा ही अंधेरा है। दूसरे शहरों से आए हुए मरीज रुल गए हैं। उम्मे फरवा वहाँ का अहवाल हमें बताएंगी। लाहौर का ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर दूसरा रोज़ है जो ओपीडीज बंद पड़ी हुई हैं और इस वक्त तमाम पर्ची काउंटर भी बंद हैं और इसके अलावा यहाँ पे अंधेरे छाए हुए हैं। जहाँ इस जगह के ऊपर ओपीडी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और ना सिर्फ लाहौर के बल्कि दूर दराज शहरों से भी लोग इलाज के लिए आते हैं, वो लोग भी ख्वार हो रहे हैं और हर एक से पूछते फिर रहे हैं कि क्या वजह है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक कब ख़त्म होगी और कब उनका इलाज जो है दोबारा शुरू होगा। अगरचे डॉक्टर्स ने एक फैमिली की जानिब से डॉक्टर पे तशद्दुद बनाए जाने के बाद जो है ये एहतजाज की कॉल दी और आज दूसरा रोज़ हो चुका है। डॉक्टर्स जो है उन्होंने जिद लगाई हुई कि जब तक उन्हें सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स के अंदर फराहम नहीं की जाएगी वो अपना एहतजाज का जो दायरा कार है वो इसको यूं ही जारी रखेंगे। और इस हवाले से उनकी सेक्रेटरीज के साथ, सेक्रेटरी हेल्थ के साथ और इसके साथ निगरान वजीर सेहत के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उनका यही मुतालबा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। यही वजह है कि जब भी कोई इस तरह से हलाकत का वाक़या आता है मरीज़ की तो उनकी फैमिली की जानिब से उन पर तशद्दुद किया जाता है। जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद एलपीजी की कीमतों में भी कमी हुई है। एलपीजी की कीमत 37 रुपये फ़ी किलोग्राम कम होकर 234 रुपये से 197 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई है। तफसीलात जानते हैं पेशावर से मोहम्मद अबरार खटक से। जी अबरार। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करने के बाद हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। एलपीजी की कीमत जो 234 रुपये फ़ी किलो थी और अब 37 रुपये कम होकर 197 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। शहरियों से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि जिसने प्राइसेस को कंट्रोल किया है। ये अच्छे काम किए, ये चीज़ें की है, लेकिन इनको चाहिए कि आटा, चीनी, घी हो गए, ये चीज़ें सस्ता करें, बस आवाम को ये तकलीफ है बहुत। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत मज़ीद इक़दाम उठाए ताकि आम शहरियों के रिलीफ मिल सके। जी, कराची में निगलेरिया ने 3 अफराद की जान ले ली है। निगलेरिया का मरज़ किस तरह फैलता है और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। जी, कराची में निगलेरिया से 3 हलाकतें हो चुकी हैं जिसकी तस्दीक महकमा सेहत सिंध ने भी कर दी है। वहाँ से इस वक्त मौजूद हैं सरबराह जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल, उनसे बात करते हैं। निगलेरिया फाउलेरी ऑर्गेनिज्म है जो इसको अमीबा कहते हैं और ये पानी फ्रेश वाटर में आमतौर पर रहता है और फ्रेश वाटर में अगर क्लोरीन शामिल हो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। टिपिकली ये नाक से दाखिल होकर दिमाग में इन्फेक्शन करता है आहिस्ता आहिस्ता और उसकी वजह से बुखार, सर में दर्द, गर्दन सख्त हो जाना, आँखों में तकलीफ होना, नज़र का ख़राब हो जाना, ये सब इसके बेसिक प्राइमरी सिम्टम्स हैं। रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इस बात के चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन अगर फैला हुआ है ब्रेन तक तो वो अमीबा उसमें नज़र आ जाएगा। तो सिंपल डायग्नोस्टिक। इसके अलावा पीसीआर भी होता है। दूसरी चीज़, जो पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं अगर आप उसको बॉयल कर लें और 50 से 60 डिग्री पे चला जाए उसका टेम्परेचर तो वो अमीबा की रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो काबिल इलाज है। अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस क्योंकि बहुत लेट होता है, बाय द टाइम वो ब्रेन को डैमेज कर चुका होता है। कि आप करंटली अगर समझें कि किसी को निगलेरिया हो गया है तो खुदा न खास्ता उसकी अब डेथ ही हो जाएगी। अंडरग्राउंड पानी ला के अपने पास स्टोर करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, उसमें कोई क्लोरीन नहीं होती, तो कम से कम उसको क्लोरीनेट, और बहुत आसान तरीका है, 400-500 टैबलेट्स की बॉटल आती है चंद 100 रुपये की, वो घर में रख लें, कैलकुलेट कर लें इतने पानी में कितना डालना है और डेली बेसिस पे उसको डाल दें। ख़ास तौर पे जो आपके घरों में ओवरहेड या अंडरग्राउंड जो टैंक्स हैं उसमें अगर क्लोरीन की मिकदार आप पूरी कर लेंगे तो बआसानी निगलेरिया के जरासीम से बच सकते हैं। एहतियात लाजमी है ताकि आप ख़ुद भी और आपके प्यारे भी महफूज रह सकें। जी, रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत को बड़ा धचका लगा। शरह नमू इंतहाई कम रही। 5% के हदफ के बजाय माशी शरह नमू सिर्फ 0.29% रही। ज़राअत, सनअत और खिदमात के शोबों में तरक्की का हदफ हासिल ना हो सका।
माशी तरक्की के हुसूल में सैलाब की तबाहकारियां भी रुकावट बनी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी से मईशत का हुजूम तकरीबन 33.5 अरब डॉलर कमी के बाद सुकड़कर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर रह गया। इस्लामाबाद से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। सैलाब की तबाहकारियां, रूस यूक्रेन जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम और डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत की तबाही में इन अवामल का सबसे बड़ा हाथ रहा। पाकिस्तान की सनती तरक्की को रिवर्स गेयर लग गया। खिदमात का शोबा, जिसका मजमूई GDP में आधे से ज्यादा हिस्सा होता है, 5.1% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.86% तरक्की कर सका। बड़ी सनतों समेत होलसेल और रिटेल ट्रेड की ग्रोथ भी मनफी रही। कारोबारी बरादरी का कहना है सियासी इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी से मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। एक तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो वो कोई चीज़ नहीं चलती, क्योंकि इंटरनेशनली जो हमारा बायर है ना वो देखता है कि जिस मुल्क में अनरेस्ट चल रहा हो वहाँ पे वो ऑर्डर नहीं देता। तो एक तो ये इम्पैक्टर है। दूसरा बिजली जो है वो हमें 24 घंटे चाहिए इंडस्ट्री के लिए, और उसके लिए वो उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी की जाए। तीसरा इंटरेस्ट रेट मैं कहूँगा उसको नीचे लाया जाए, और इससे आप देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्रियल बूम आएगा, और जब इंडस्ट्रियल बूम आता है ना तो फिर ये तरक्की की तरफ कोई नहीं रोक सकता हमें। माहिरीन का कहना है मईशत के शोबों में जिद्दत लाकर मुआशी शरह-नमू में बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ, जो थोड़ा सा स्लो है, वो ये है कि वी नीड डिजिटाइजेशन। वेदर वो एग्रीकल्चर में है, हेल्थ में है, मेडिसिन में है, ई-कॉमर्स में है, बैंकिंग में है, वो डिजिटाइजेशन हो रही है लेकिन उतनी तेज़ नहीं हो रही जितनी कि होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी के बाइस रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजूम 341 अरब 50 करोड़ डॉलर रहेगा, जो गुज़श्ता माली साल 375 अरब डॉलर था। रवा माली साल फीका सालाना आमदन जो गुज़श्ता माली साल 1766 डॉलर थी, 198 डॉलर कमी से 1568 डॉलर पर आ गई है। कैमरामैन खलीक अहमद के हमरा सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।